बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हुकूमती वक्त के हमरा जेनेवा में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि PTI को कमज़ोर करने के लिए पोलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, जबकि फवाद चौधरी साहब का आज कहना था कि हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राबते बहाल करना चाहते हैं। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब और वज़ीर आज़म साहब का आज जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। दोनों दौरों के बाद मईशत में क्या आप मुस्तकबिल में बेहतरी देख रहे हैं? बहरान बढ़ने जा रहे हैं जी। आने वाले चंद दिन, या आप अगर एक कट ऑफ डेट हम लगाएं तो एक हफ्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान में इस वक्त, और उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पंजाब में क्या होगा ये तय हो जाएगा इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में। दूसरी बात ये तय होगा कि कराची में क्या होने जा रहा है, और कहीं इस बात का अंदेशा तो नहीं कि कराची में फिर तसादुम, जिसकी मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं कि अगर बलदियाती इलेक्शंस होते हैं तो उसमें तसादुम की फ़ज़ा बन सकती है कराची में। और ये तसादुम जो है ये सियासी तसादुम, लेकिन अगर, क्योंकि तलखियाँ अभी भी हैं, अभी भी तलखियाँ मौजूद हैं, और ये तसादुम पंजाब में भी हो सकता है। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे अदम इस्तेकाम किस तरह से परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, हुकूमत टूटती है या बहाल रहती है, या इमरान खान साहब इस्तीफ़े दिलवाते हैं, वो एक हिजान पंजाब में। और उससे बढ़ के ये जो अगले 24-48 घंटे हैं, इनमें ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत का क्या होने जा रहा है। इसहाक डार साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शेरी रहमान साहिबा और एहसन इकबाल साहब और मरीम औरंगज़ेब साहिबा और दीगर जो काबीना के भी अरकान शायद और हैं या नहीं, शायद नहीं हैं जो साथ गए हैं, लेकिन यह है कि उनके जाने से पहले एक दो बदमज़गियाँ सामने आई हैं। और वो बदमज़गी तो नहीं है, मैं लफ्ज़ अगर प्रॉपर इस्तेमाल करूँगा तो उसको हज़ीमत कहना चाहिए। और हज़ीमत इस तरह से है कि कभी कभी हम अपना बनाने के लिए ना वो पॉलिटिकल सियासी बयान ऐसा दे देते हैं, सियासी बयानात ऐसे कि जिसके नतीजे में एक हमें हज़ीमत या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कल ख़िताब किया, और एक ख़िताब में उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो IMF की MD की तरफ से कॉल आई, और मैंने उस पर उनको कहा कि वो मईशत के हवाले से और सैलाब के हवाले से सारी बात हुई। उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ वज़ीर आज़म हाउस से, उस अलामिया में भी कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब को IMF की जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी तरफ से कॉल आई, और उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे मामलात को देखेंगे, मुश्किल वक्त में आपका साथ, मुश्किल वक्त में देंगे। ये बड़ा कम इस तरह से हुआ है कि IMF की तरफ से एक एलामिया जारी हो जाए और उसमें कहा जाए कि हमारी MD ने आपके वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की थी। बड़ी शर्मिंदगी। और वो जो है वो उन एलामिया जारी हो गया, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये जो टेलीफोन कॉल है ये शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पे की गई थी, क्योंकि एलामिया में कहा गया कि उनकी कॉल आई थी तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कॉल नहीं की थी, इनकी तरफ से कहा गया था कि आप शहबाज शरीफ साहब बात करना चाह रहे हैं, जिसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को से बात हुई जी। और इसको मैं ट्रिब्यून यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि IMF रिजेक्ट्स पाकिस्तान क्लेम्स के MD इनिशिएटेड टेलीफोन कॉल, यानी इस लेवल तक ये जो 19th इस पे ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको कोट कर रहा है, बाकी अखबारात भी, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से बाहर के भी, कि जी IMF ने रिजेक्ट किया है कि हमारी MD ने कॉल की, बल्कि वो कह रहे हैं कि कॉल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे हुई थी। मतलब ये एक बिला जवाज ये एक ऐसी बात हुई जो इस मरहले पे, जब पहले ही आपके ताल्लुकात कशीदा हैं एक दूसरे पे, जो है किसी किस्म IMF से आपने पैसे लेने हैं, नहीं लेने, क्या कुछ करना है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि
इसहाक डार साहब ने एक और बयान दिया है। उनके जो मोतियों से लिखे गए बयानात हैं उनमें से एक ये है कि हमारे 4.5 अरब के ज़खायर नहीं हैं बल्कि 10 अरब के हैं, और जो लोगों ने पैसे रखे हुए हैं वो भी हमारे ही हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने अपने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं वो भी हाँ, ये जो हमारे ये जो सब कुछ 82-83 रुकनी काबीना चल रही है वो हमारे ही हैं। अब इसमें यहां पर डार साहब को फिर जरा एक, इससे पहले कि कोई और बयान नहीं आ जाए या कोई इस बयान के ऊपर उनको तो खैर मुझे नहीं पता कि ये हजीमत वगैरह इस सेटअप या हमारी जो इस मुल्क में एलीट है तमाम की तमाम सारी पार्टियां या जो भी पार्टियों से अजीब से कुछ लोग हैं, मैं तो उसमें सियासतदान भी हैं, वो तो बदमाशी है। इसहाक डार साहब को नहीं कह रहा मैं, उनसे हट के एक बड़ा सा गैंग है वो अजीब। अब उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि 4.5 अरब के ज़खायर हैं। अब ये इस बात को 4.5 अरब के ज़खायर हैं जो कि यानी स्टेट बैंक के पास हैं, गैर मुल्की ज़खायर, कल से हम बात कर रहे हैं ना। और 5.5 अरब जो है वो लोगों ने अपने डॉलर अकाउंट में पैसा रखा हुआ था। तो 4.5 और 5.5 को मिला के उन्होंने कह दिया 10 अरब जी। अब डार साहब की खिदमत में गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि जो 5.5 अरब लोगों ने अपने डॉलर अकाउंट में रखा हुआ था, स्टेट बैंक ने उसमें से 4.5 अरब कर्जा ले लिया हुआ है, उसमें से भी। यानी इसहाक डार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरी जेब में क्या है पैसा, ये भी उनका है, आपके बटवे में क्या है ये भी उनका है, वो बच्चा जो जा रहा है मार्केट में ये पैसा भी उनका है। वो जो लोगों ने अपने डॉलर अकाउंट रखे हुए हैं वो डॉलर नहीं है लोगों के अकाउंट्स में, वो स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले लिया है। यानी आप जाएं और जाके कहें कि जी मैंने वो $50,000 रखे थे ना अपने डॉलर अकाउंट में, मुझे दे दें, तो बैंक कहेगा 1 मिनट अभी आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि बैंक में नहीं है, वो पैसे स्टेट बैंक ने ले लिए उधार। और उसको मिलू के अगर उसको वहां रह गया 1 अरब, 5.5 अरब डॉलर थे लोगों के, उसमें 1 अरब पड़ा हुआ है, उसको मिला के 5.5 अरब बनते हैं, वरना 4.5 अरब है। यानी जो पब्लिक के 5.5 अरब डॉलर्स थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लोगों के जिसका कोई ताल्लुक नहीं था ये गैर मुल्की ज़र मुबादला और ये और वो सारा जो ज़खायर वगैरह, पब्लिक ने जो 5.5 रखवाए हुए थे लोगों ने डॉलर अकाउंट, उसमें से स्टेट बैंक ने 4.5 अरब डॉलर लोन ले लिए, और वो ही शो हो रहा है वो 4.5 अरब के ज़खायर में जी। और जो लोगों के डॉलर अकाउंट थे उसमें 1 अरब रह गया सिर्फ। अब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 10 अरब, अगर हम उनको भी मिला लें इनको भी मिला लें तो 5.5 अरब डॉलर हैं टोटल जी। कमर्शियल बैंकों में जो डॉलर पड़े हैं वो, और जो स्टेट बैंक के पास पड़े हैं वो 5.5 अरब डॉलर हैं टोटल। अच्छा, तो ये एक अजीब बयान। फिर उसके बाद एक तीसरी खबर यह है कि जेनीवा से वापसी पे 1 दिन की कॉन्फ्रेंस है। अब देखें, अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आ जाए, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कैच 22 का डिस्कस हुआ था ना जी, कि इधर जाते हैं तो ऐसे होता है, तो इधर जाते हैं तो ऐसे होता है, तो करें क्या। और ये इसहाक डार साहब का भी मसला नहीं है, ये तो एक तो आपके साल बरस 50 की दहाई में आप गए थे IMF के पास। तो इशू ये है इसमें कि परसों यानी कल 9 है, तो 10 तारीख को शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ये तमाम शख्सियात UAE पहुंच रहे हैं। अच्छा, UAE पहुंचने की इनकी खबर जो है वो फिर हम यहां कोट कर देते हैं, ये फिर ट्रिब्यून दे रहा है 20th PM टू विजिट UAE ऑन जनवरी 10, यानी 9 जनवरी को अगर वहां पे जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है तो 10 जनवरी को पहुंच रहे हैं UAE। और ये वहां पर 10 जनवरी को पहुंच रहे हैं, और 10 जनवरी को इसलिए पहुंच रहे हैं वहां पर कि वो वहां पर शायद आखिरी दिन होगा क़याम का आर्मी चीफ के। ठीक। तो आर्मी इस दौरान ना तो खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से कि उन्होंने कोई 3 अरब डॉलर आपको दे दिए, ना सऊदी अरब और ना ही चाइना की तरफ से खबर आ रही है।
और आज हो गई है 8 तारीख और कल है 9 और फिर परसों 10 को वापसी हो जाएगी आर्मी चीफ। अब जिस दिन आर्मी चीफ ने वापस आना है, क्योंकि उनका ऐलान हुआ था 4 से लेकर 10 तारीख तक वो सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे, तो 10 तारीख को वहां से, अब मैं इसको समझने से कासिर हूं कि वहां से जेनीवा से कल अगर ये कॉन्फ्रेंस भी होगी, जाहिर है नवाशी साहब भी वहां पे हैं, मरीम नवाज साहबा भी वहां पे हैं, वहां पे एक तो ये कॉन्फ्रेंस है, एक सियासी मुलाकातें भी होंगी जो भी, उसके बाद वो वहां से फौरी तौर पे ये तमाम शख्सियत ज्वाइन करेंगी यूएई में, इसलिए कि आर्मी चीफ वहां पर मौजूद वापस आ रहे होंगे और फिर वहां पर वो किससे मिल के क्या बात करेंगे। अगर यूएई ने आपको पैसे देने हैं तो उन्होंने पैसे लिए क्यों है पिछले हफ्ते? उन्होंने पिछले हफ्ते ले लिए 1.1 बिलियन रुपीज तो आपने परसों दिए ना उनको, जुमे को, तो उन्होंने तो वापस ले लिए और कमर्शियल बैंकों से आप पैसा उठा रहे हैं जिस पे ज्यादा सूद देना पड़ रहा है आपको। तो अब आप उनके पास सूद लेने, ये कमर्शियल बैंकों से ये कहने जा रहे हैं कि ये जो आपने वापस ले लिए ये वापस दे दें हमें। मतलब एक तमाशा होता है ना। मतलब आपने फिर दिए क्यों थे उनको? अभी तो दिए आपने, फिर आप कहेंगे नहीं वो ऐसा कि वापस भेज दें, वापस चाहिए हमें, तो कहेंगे एक मिनट पहले इतने सूद पे था, आप इतने सूद पे देंगे, डबल रेट पे। कमर्शियल बैंकों से था ना। तो ये एक अजीब सा मामला है। अच्छा, अब उसमें तो पैसे बाहर से नहीं आ रहे। अच्छा, अब आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ के पास, जो कि जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस मरहले पे, क्योंकि आईएमएफ के पास आप नहीं जाते तो ना सऊदी अरेबिया आपको पैसे दे रहे ना चाइना दे रहे, दोनों कह रहे हैं पहले आईएमएफ के पास जाओ। वो जाएंगे तो आप उनको, वो आपको पैसे देंगे। आईएमएफ के फैसला नहीं कर पा रहे आप, तो सऊदी अरब और यूएई कैसे देंगे? उससे पहले तो आईएमएफ के साथ आपके कोई वहां पे, अच्छा आईएमएफ का जो साइडलाइन से मुलाकात हो रही है जेनीवा में, कल ही हो रही है, कल ही कॉन्फ्रेंस भी है, कल ही ये सब कुछ है, परसों अभी से, इसका मतलब है कि वहां पर कोई बात नहीं बनने जा रही इस तरह थोड़ी। और अच्छा, वो भी उन्होंने कह दिया आईएमएफ ने कि कोई 2-3 दिन में हमारी टीम तो नहीं आ रही पाकिस्तान। भाई 2-3 दिन में कोई टीम कैसे आएगी? वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना 1-2 दिन में टीम आ रही है, तो वजीर खजाना तो बाहर है, तो टीम क्या मुझसे मिलेगी आके आईएमएफ की? ये किससे मिलेगी? तो वो टीम तो नहीं आ रही कोई भी अभी। और टीम क्या, आपने शराइत जो है वो पूरी करेंगे, आप तो कह रहे हैं कि जी वो अभी ये फंस गया मामला। अच्छा, अगर आप इसमें से निकल जाते हैं तो बाहर के लोग आपको नहीं हेल्प करेंगे, आपके तो ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। और अगर आप मुआहदा कर लेते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा, तो कल वो जो बात की ना अशफाक हसन खान साहब ने कि, अच्छा अशफाक हसन खान साहब हमारे मुहतरम, वो कहते हैं हर बात पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या होगा ये पब्लिक को नहीं बताना चाहिए। वो जैसे, मतलब अब जाहिर है कि पब्लिक को तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर हमने बाहर सूरत आईएमएफ के साथ, क्योंकि हम ताखीर करते जा रहे हैं तो मामलात उलझ रहे हैं। अब एक इसमें कैलकुलेशन जो है वो ये है कि जो अगर आईएमएफ के पास हम चले जाते हैं फौरी तौर पे, और जो कि जाना जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया, कि उसके अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा ना, उसमें कुछ भी नहीं हमने किया, तो उसमें फौरी तौर पे जो है वो 40% जो है वो खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक, 40%। और 20% जो है वो कम से कम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो है, यानी आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर 20% रुपया गिरता है तो कम से कम, ये एक रफ कैलकुलेशन है, लेकिन ये है कि डॉलर जो है वो 300 रुपए से शूट कर जाएगा। अल्लाह खैर। $1 नहीं, ये आईएमएफ के साथ अगर हमने फौरन मुआहदा कर लिया, जो कि करना है, नहीं उसके अलावा कुछ चारा नहीं है, आपको यूएई और सऊदी अरेबिया पैसे नहीं देंगे, तो ये 300 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा आपका रुपया फौरी तौर पे ज्यादा। अब वो कितना होता है? 310 होता है, 320 होता है, ओपन मार्केट वो सारा। और जो खाने पीने की अशिया हैं वो 40%, कम से कम 40%, यानी रोटी अगर इस वक्त 30 से 35 रुपए है तो हम समझ सकते हैं कि रोटी जो है वो 55 से 60 रुपए तक जा सकती है। ठीक है, 55 से, कुछ 50 कह रहे हैं, कुछ 55 और कुछ 60 पे, मुख्तलिफ माहिरीन जो है उनकी राय जो है मुख्तलिफ आ रही है। इसमें बात हो रही थी कि ये लोगों को नहीं बताना चाहिए। वो जाहिर है वो अपनी जगह बात ठीक कह रहे थे कि एकदम से एक परेशानी लोगों में फैलेगी अचानक कि क्या हो गया है। लेकिन ये तो महंगाई पहले ही, चूंकि अदम, ये अगर फैसला कर ले ना, ये कर लेते ये पहले, यहाँ से 6 महीने पहले फैसला कर लेते आईएमएफ के साथ,
तो ये सूरत हाल ही ग्रेजुअल होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर ये होता है थोड़ा थोड़ा करके लोग उसके यूज टू होते जाते हैं, बजाय इसके कि सरों के ऊपर लोगों के बम गिरा दिया जाए एकदम से, कि बिजली, गैस, महंगाई, अफरा तफरी, आटा ही नहीं है मार्केट में आपके पास, खुदा ना खास्ता सिरिंजेस, ये सिरिंजेस जो आपके हॉस्पिटल्स में, स्टेंट्स को तो छोड़ दें, जो सिरिंज बेसिक सिरिंजेस हैं वो उनकी चीज़ें, वो बहुत कुछ नीडल्स, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि खाने पीने की परेशानी है, मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल्स का इशू है कि ये अद्वियात का अगर मसला हो गया। देखें, आप खाना तो चलें, आपने कहा मैं आटा नहीं खा रहा, चावल ले लेते हैं, चावल नहीं ले लेते, मतलब हॉस्पिटल में खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो स्टेंटिंग, ये बेसिक जो आपके अद्वियात हैं ये सारी, और तो ये अभी तक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, अभी तो आपको खबर आ रही है कि जी वो मिलर ट्रैक्टर्स बंद हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे बताएं अद्वियात की कंपनी एक आध बंद हो गई पाकिस्तान में, तो उसके नतीजे में क्या होगा? तो इसलिए हंगामी तौर पे ये तय करना है, हंगामी तौर पे, अब ये नहीं कि कल परसों फौरी तौर पे अगले 1 या 2 दिन में तय करें कि करना क्या है। सर बिल्कुल, खान साहब ने कहा है कि जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही थी मीडिया में, खान साहब कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं, यही हल है कि मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आए। क्या आप समझते हैं कि बाकी यही हल है? खान साहब क्या करेंगे? खान साहब क्या करेंगे? इलेक्शन हो गया, पहले इलेक्शन हुआ, फिर खान साहब क्या करेंगे? हुकूमत में आ गए, अभी वैसे इलेक्शन अगर हो जाए, अगर आप प्योर सियासत पे चले जाएं तो 2/3 या 3/4 उनके स्वीप कर जाएंगे खान साहब। लेकिन सवाल ये कि खान साहब क्या करेंगे उसके बाद? हिकमत अमली है क्या मुआशी तौर? खान साहब क्या करेंगे? मतलब हमारे साहब क्या करेंगे? IMF के पास ही जाएंगे ना। मसला ये है कि, या शौकत अली साहब क्या करेंगे? ये मसला रियासत का मसला, रियासत एक फंस गया इशू सारा। ये इशू ऐसा है कि जिसमें से आपको निकलने के लिए फौरी तौर पे आपको पहले तो मईशत संभालनी है ना। इलेक्शन को, ये तो इलेक्शन तो आप मार्च अप्रैल में 21 दिन के पैसे हैं आपके पास, 21 दिन के बाद आप ऑलरेडी एलसीज, टेक्निकल डिफॉल्ट एलसीज नहीं खुल रही ना। ये आप बाहर जाके आप वो चलाएं ना अपना क्रेडिट कार्ड, इतने डॉलर निकालने, नहीं चलेगा, डिक्लाइंड, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइंड। इशू ये है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि जो इशू है सबसे बड़ा, अच्छा इसमें कहीं ये अदम इस्तेकाम और बढ़ रहा है। तो उधर से IMF वाले कह रहे हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट ने रहना है, नहीं रहना, क्योंकि यहां से बयान भी दे दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि IMF जो है हमारा गला घोंट रही है और अवाम के ऊपर जो है अजाब बनी हुई है, और ये सारा वो IMF को आपने वो कह रहे हैं अच्छा जी हमसे पैसे लेते हो, हमें ही सुना रहे हो, तो वो अटक गया मामला। तो इसमें इशू ये सारा कि अब ये अगले 24-48 घंटों में अगर IMF नहीं देती तो चाइना और सऊदी अरेबिया नहीं देंगे सर। यानी आप वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में कहीं फंस गए हैं बीच में, कि उधर से पैसे आप कहते वो दे देंगे, उन्होंने कहा 1 मिनट यार कब तक देंगे। अच्छा, तो ये एक ये इशू बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है कि मसला ये खराबी की तरफ जा रहा है। दरमियान में वो ये तो इशू ही नहीं है ना, कोई तीसरी पार्टी बन रही है तो कोई ये बन रहा है, वो ये तो फजूलियात हैं इंतहाई। उससे पहले बहुत कुछ हो जाना है। वो ये होना है कि अगर आप महंगाई, अगर आप IMF के पास जाते हैं, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। और अच्छा ये भी मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये जो तीसरी पार्टी बन रही है, तरदीद कर दी, अलीम खान साहब ने भी तरदीद की है और उन सब ने तरदीद की है, लेकिन मुलाकातें भी हो रही हैं तीसरी पार्टी। मैंने कहा मेरी तीसरी पार्टी किसके खिलाफ बन रही है? आपको पता है ये तीसरी पार्टी सबसे ज्यादा किसको डैमेज करेगी? ये तीसरी पार्टी इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ को डैमेज करेगी, क्योंकि इसमें अक्सरियत वो लोग हैं, वो शख्सियात हैं, एक तो रहनुमाओं ने तरदीद कर दी ना, अक्सरियत वो शख्सियात हैं जिनको नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया टिकट देने से। भाई मुनहरिफ अराकीन आए थे सारे के सारे इस पार्टी में जाएंगे ना। भाई मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को टिकट देंगे या इनको सब, इतना एक बहुत सारे लोग इमरान खान को छोड़ के नवाज शरीफ की हमायत का ऐलान जिन्होंने कर दिया था, तो कुछ को उठा रहे हैं जरदारी साहब, कुछ को नवाज शरीफ साहब कितना उठाएंगे, किसको, कहां? ये आप सोचिए ना, पंजाब में यानी जिसने इमरान खान को छोड़ा है तो वो नवाज शरीफ के साथ चला जाए। तो उन्होंने फिर सबने तय किया कि यार इससे बेहतर के नवाज शरीफ के साथ जाएं तो हम अपनी पार्टी बना लेते हैं खुद। लेकिन वो पार्टी अगर बन जाती है तो फिर वो पार्टी इमरान खान से ज्यादा तो नवाज शरीफ, भाई इमरान खान को अपना वोट बैंक बना हुआ है ना पूरा, उनसे टकराना था नवाज शरीफ साहब ने। अब एक तीसरा ग्रुप आ गया, हम भी तो हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में। अब वो तीसरा ग्रुप जो भी होगा, अलीम खान साहब ने तरदीद करी, जहांगीर साहब ने तरदीद कर दी, चौधरी सरवर साहब ने भी तरदीद सबने कर दी, मगर कुछ हो रहा है ना। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएगा?
वो नुकसान नवाज शरीफ साहब को पहुंचाएगा, क्योंकि इन सबको नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि मेरी पार्टी में जगह नहीं है। वो एक अलग प्रेशर ग्रुप बन के बैठ जाएगा कि अच्छा जी हमारी इमरान खान से भी बातचीत चल रही है, इमरान खान साहब भी थे, देखे ना इधर भी हैं, हम पीपल्स पार्टी भी है, हम इधर भी हैं उधर भी हैं। तो ये एक नया रौला पड़ा हुआ है। इसके पीछे वो कहीं एक तासुर ये जा रहा है कि जरदारी साहब ने वारदात डाल दी है पंजाब के अंदर, तो नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ कहेंगे कि अच्छा बच्चू, ये जो सारा स्यापा मचा है पाकिस्तान में, जो गाले में ये सारा जो मचा है, जो जरदारी साहब ने तुम्हें बना दी है, तो ये क्या है, इसके पीछे कौन है? ये साजिश किसने मेरे खिलाफ साजिश की है कि अच्छा खासा मेरा पूरा वोट बैंक सारा, तो ये एक नया रौला पड़ गया कि नई सियासी जमात बन रही है, ये इमरान खान के खिलाफ बन रही है, मेरे खिलाफ बन रही है, नून के तहत क्यों नहीं ये हिस्सा ले रहे? तो अब ये भी बताना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की बात करें, मफाहमती सियासत ने शहबाज शरीफ साहब ने की सारी जिंदगी, अब जेल भी उन्होंने काटी, मफाहमती और मज़ाहमती सियासत गई, ये दोनों सियासतें गई जहन्नुम में। इस वक्त मसला ये है कि रोटी कैसे खानी है और पानी कैसे पीना है और बिजली का बिल कैसे देना और परसों क्या होगा, पहले ये इशू है। और अवाम के सामने जो लोग बचेंगे वो जाके वोट डालेंगे ना, पहले तो ये है कि वो बचेंगे। जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब। अब तो कीमे वाले नान भी गए ना, अब तो वो भी गया सारा, वो भी तो आटा देखें। और इसमें जो है, यानी कि आपके इंतखाबात में कीमे वाले नान भी नहीं मिलेंगे, कीमे नान ही नहीं होंगे तो कीमा तो लोगों का। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, माशी हालात पर बात कर रहे थे, इस वक्त इंतखाबात पर बज़द है खान साहब, इसके बाद की जो पॉलिसीज़ है हुकूमत की, उसमें भी हमें कोई मईशत में बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। तो क्या इस वक्त इंतखाबात ही वाहिद हल है मुआशी तौर पर बेहतरी आने के लिए, या फिर आप समझते हैं कि कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए? अभी 24-48 घंटों में वाज़ेह होगा कि हुकूमत क्या सोच रही है जी। और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं, नवाज शरीफ साहब के क्या जहन में है और वहाँ से क्या मैसेज आता है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत उनकी है और वो क्या फैसला करते हैं, क्या IMF में जाना है नहीं जाना, और जाना है तो फिर क्या होगा अवाम का। अच्छा वो टैक्सेस अलग हैं, ये जो कीमतें मैंने बताई ना आपको डॉलर के हवाले से बताई है, वो टैक्सेस अलग हैं, जो आपको 500 अरब रुपए के टैक्सेस डालने हैं वो अलग हैं। सही सही। ये वो कीमतें हैं कि जो अशिया के ऊपर मुख्तलिफ। अच्छा इसमें एक और बात बड़ी अहम है इसके साथ साथ, क्योंकि ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिस वक्त हम जा रहे हैं, सदर मैक्रों शायद शरीक हों कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ, प्रेसिडेंट मैक्रों जो फ्रांस के हैं वो शायद इस कॉन्फ्रेंस में खुद आएँ या शायद वो वीडियो पे हों, शायद खुद भी आ जाएँ, ये बात भी, इस बात के इम्कान भी हैं। लेकिन असल बात यह कि मदद कितनी मिलती है। पाकिस्तान 16 अरब डॉलर से ज़्यादा मांग रहा है और नुकसान हमारा उससे ज़्यादा हुआ है। दूसरी जो बात है वो ये देखिए, यूरोप समेत तमाम दुनिया इस वक्त प्रॉब्लम्स में है, तमाम दुनिया में रिसेशन है, तमाम दुनिया के अंदर में। इसी दौरान कल हमने क्रिसमस की बात की थी और हमने कहा था क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को। लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, वो जो कल रात में ये हुआ कि लेट नाइट प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो क्रेमलिन, और पहले तो क्रेमलिन और फिर क्रेमलिन के नज़दीक जो गिरजाघर हैं दूसरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के, वो वहाँ पे गए और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की। उन्होंने कैथीड्रल्स हैं, बड़े कैथीड्रल्स हैं, और क्राइस्ट द सेवियर का कैथीड्रल है जो बिल्कुल नज़दीक है क्रेमलिन के, एक तो क्रेमलिन के अंदर है। और ये बात जहन में रखी जाए कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हासिल है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को जो हेड कर रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं वो रशिया में है, ठीक है, और रशिया में है। और ऑर्थोडॉक्स तो प्रेसिडेंट पुतिन ने वहां पे इसको मजहबी अंदाज में मनाया, मुकम्मल तौर पे मजहबी अंदाज में। और वहां पे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के जो पैत्रियार्क किरिल हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, एक तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो जंग लड़ रहे हैं वो एक मुकद्दस जंग है, होली वॉर है, और ये होली वॉर है और ये मगरिब के खिलाफ होली वॉर है। अच्छा वो जो मगरिब कहते हैं तो इससे मुराद वो कैथोलिक, क्योंकि चर्च के हवाले से जाहिर है कि वो बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे स्लोवेकिक लैंड जो हैं, स्लोविक लैंड्स उनको,
और रशियन वर्ल्ड को वापस लाना जो है एक मजहबी फरीजा है, मुकद्दस फरीजा है कि स्लाविक लैंड्स को वापस लाया जाए। ये यूरोप का सेंटर और यूरोप का ईस्ट, ये स्लाविक लैंड है, ठीक है। इनको स्लाविक लैंड्स कहते हैं। और इसमें डिटेल में जाए बगैर एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक वेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो मुल्क हैं उसमें रशिया है, खुद बेलारूस है, उसमें बल्गारिया है, क्रोएशिया है, मार्सिडोनिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, मोंटेनेग्रो है, बॉस्निया है, पोलैंड है, मार्सिडोनिया, ये तमाम ममालिक जो हैं ये यहां पे वो कौम आबाद है जो स्लाविक कबाइल एक कदीम जमाने में आबाद हो गए थे आके, तो यहां पे स्लाविक नेशन आबाद है। ये 50% यूरोप की आबादी है स्लाविक, ये जो 50%। और उसमें यानी आप ये समझें कि 360 जो हैं, 307 मिलियन स्लाविक्स हैं और 260 मिलियन टोटल ऑर्थोडॉक्स हैं। तो स्लाविक्स जो हैं इनमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। स्लाविक एक नस्ल आप समझ लें इस तरह से। उन्होंने कहा कि जो स्लाविक लैंड्स हैं सारे, उनको वापस लाना हमारा एक मुकद्दस फरीजा है, ये पैट्रियर्क किरिल ने कहा। अब और ये होली वॉर है। अच्छा। दूसरी तरफ जो क्रिसमस, दूसरा ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी डिवाइड है ना, वो जैसे वहां पर डिवीजन है ना, वहां पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की डिवीजन है, तो यहाँ ऑर्थोडॉक्स में भी डिवीजन हुई है। सही। और यहां जो दूसरी डिवीजन है वो डिवीजन ये हुई है कि जो दूसरे बड़े आप समझ लें कि यानी पैत्रियां हैं, पादरी हैं जी, वो हैं बेर्थो लोमेव, ठीक है। और वो जो है वो उनका क़याम जो है वो है तुर्की में, कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल जी। वैसे तो इस्तांबुल, लेकिन वो अपनी उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल, उनको वो टर्की में रहते हैं। उनको मगरिब कबूल करता है, ठीक। और उन्होंने ओबामा से भी मुलाकात की, उन्होंने जो है वो ट्रंप से भी मुलाकात की, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुलाकात की, वी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और उन्होंने जो है वो जेलेंस्की से भी मुलाकातें उनकी होती हैं। अच्छा। और फड्डा ये हुआ कि 2019 में उन्होंने यूक्रेन का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के मातहत था, उन्होंने उस चर्च को आजाद कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट चर्च हो गया। और ये जो है ये चर्च अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का चर्च है उसकी तरफ से अथॉरिटी लेटर जारी हो गया, जिसके ऊपर क्रेमलिन की तरफ से, प्यूटिन की तरफ से ये बयान आया, क्रेमलिन ने भी, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है रशिया का, उनकी तरफ से बयान आया कि यूएस पपेट है, ये यूएस पपेट हैं, ये जो इस्तांबुल में या कॉन्स्टेंटिनोपल में यहाँ पे जो ये यूएस पपेट, और ये जो है ये रशिया के अगेंस्ट। अच्छा, तो इनकी अगर आप, तो वो जो हैं उन्होंने इस्तांबुल में मनाया। अच्छा, उनसे जेलेंस्की भी मिलते हैं, उनसे वो ज्यादा करीब हैं, पोप के साथ भी उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस का दौरा भी किया, उन्होंने उनकी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो सबके साथ उनकी तस्वीर आपको मिल, जेलेंस्की के साथ भी, ओबामा के साथ, ट्रंप के साथ, बाइडेन के साथ। तो वो जो हैं, और वो भी जाहिर है कि बड़ा, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अल्टीमेटली ये जो यूक्रेन के चर्च को आजाद करके उन्होंने, अच्छा, यूक्रेन का चर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे इलाके में सबसे पहले व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है, व्लादिमीर द ग्रेट 988 का जो साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि 988 में पहली दफा व्लादिमीर द ग्रेट, प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट, वो व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर द ग्रेट, उसने यहां पर कीव के इलाके में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कबूल की थी। उससे पहले वो मुशरिक, उससे पहले वो बुतों को पूछते थे यहां पे रहने वाले, उसने ऑर्थोडॉक्स, अच्छा वो कहां था, कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की ये अहमियत है, ये रिलीजियसली यहां सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जहां पर आई, तो वो प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट लेकर आया 988 में। अच्छा, ये शिज्म से पहले का वक्त है, शिज्म तो हुआ है ना 1054 में, ये उससे पहले का, यानी 988 है अभी, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहां पर सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यहां पे मुशरिक रहते थे सारे, यहां से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुई
सही फैलना शुरू, ये मरकज बन गया। ये पूरी ये रशियन ऑर्थोडॉक्स, ये ग्रीस में, ये आपके बल्गारिया, ये सारे ये कौम जितनी थी स्लाविक कौमों, इन्होंने कबूल कर लिया। स्लाविक कौमों के अंदर रशिया भी था और स्लाविक कौमों में बल्गारिया भी था, बेलारूस भी। तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो मरकज बना वो यूक्रेन बना। लेकिन यूक्रेन मॉस्को के अंडर रहा क्योंकि सोवियत यूनियन सल्तनत रशिया आ गया ना, जार रूस सल्तनत, तो एम्पायर, रशियन एम्पायर आ गई बाद में 91 में जब ये अलग हुए तो इन्होंने पहले तो थोड़ा छोटा सा अपना चर्च बनाया यूक्रेन ने, लेकिन उसको किसी ने नहीं माना। लेकिन फिर जब टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ से इनको एक मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो उसके ऊपर टर्की और रशिया के दरमियान जो फड्डा पड़ता है उसमें ये भी है। सही। लेकिन मसला ये है कि टर्की का एक और मुल्क के साथ फड्डा है जहां बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, बल्कि ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी हैं, वो है यूनान। तो टर्की के आप ये समझ लें कि जैसे दलाई लामा का जो यहाँ चल रहा है ना, तो वहां पर आप समझ लें कि ऑर्थोडॉक्स जो कहां पे मरकज कहां पे होगा। अब इशू ये है कि वो तैयब उर्दगान उनको मिलती हैं, बड़ी इज्जत से रखा हुआ है वहां पे वो रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि टर्की का और यूनान का फड्डा है मेडिटेरियन में, और यूनान के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे ग्रीस में। अच्छा, तो अब किसी वक्त भी अगर ये चाहें तो वो ग्रीस से वो पेपर वापस ले लेंगे, तुम तो नहीं हो, लेकिन मतलब तुम्हारा इंडिपेंडेंट नहीं है चर्च, तुम्हारा तो टर्की के अंडर आता है, तो उनको इंडिपेंडेंट चर्च की अथॉरिटी टर्की से मिली हुई है। अच्छा, तो ये एक, मैंने आपसे कहा ना कि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। अच्छा, किसी तरह जैसे चाइना दलाई लामा को वापस आता है, हाँ। देखिए ना, अब मस्जिद अक्सा पे हम कितनी, आप देखिए यहूदी मुसलमानों में इन्होंने आज उठा के उनका जो फलस्तीनियन अथॉरिटी के जो, यानी जो पैलेस्टाइन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पूरी दुनिया में, महमूद अब्बास की कैबिनेट, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया इसराइल ने कि आप वहां पर क्यों गए हैं। और मुजाहरे हो रहे हैं, तल अवीव में मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, मुजाहरे, और उसमें लोग निकले हुए सड़कों पे। ये टाइम्स ऑफ इसराइल को 18 स्लाइड को हम कोट कर देते हैं ना, 1000 रैली इन तल अवीव अगेंस्ट न्यू गवर्नमेंट जुडिशियल। अब ये नहीं समझ में आ रहा दुनिया को कि ये नेतन्याहू को संभालें ना संभालें, फड्डे वहां चल रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हैं इसराइल में, नई हुकूमत को वो मान नहीं रहे। और जेरूशलम पोस्ट कह रहे हैं 30,000 वहां पे निकले हैं, को डेटा ये वो जुडिशियल रिफॉर्म किए उसने, उनकी हुकूमत है। तो वो जी, ये एक मजहबी पहलू है जिस पर बात करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपके खित्ते में जो मजहबी बुनियादों पर किस तरह से तारीख ने मुख्तलिफ तरीकों से डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ ममालिक को। नहीं, वो अभी भी नजर आया ना हमें, वो अभी जो है वो क्रिसमस पे इसमें जो स्पीच है, जो स्पीच हुई क्रेमलिन में, मॉस्को में, उसमें ये बाकायदा बात हुई कि ये एक मुकद्दस जंग है, और इस जंग, ये जो इलाके हैं सारे, ये वो इलाके हैं जो कि एक तो रशियन वर्ल्ड, ठीक है, और दूसरा जो है रशियन वर्ल्ड पुरानी जो ज़ारे, और लेकिन उससे बढ़ के जो स्लेविक कौमें जहां पे रहती हैं, वो सारी कौमें चूंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, इसलिए ये वो सारा जो लैंड है उसके लिए जो जंग प्रेसिडेंट पुतिन, ये प्रेसिडेंट पुतिन का जो वर्ल्ड व्यू है उसके साथ ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है, पेत्रा किरिल जो है, इनको वो काफी मैच करते हैं इन मजहबी, इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन की एक मजहबी हैसियत भी है, जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि मजहबी है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन, ये कम्युनिज्म, ये पोस्ट 91 रशिया है, ठीक है, यानी पोस्ट 90, उससे जो प्री 91 में तो आप कहते थे कम्युनिज्म है वहां पर जी मजहब का, लेकिन जो उसके बाद का जो रशिया, आप आज के रशिया में किरदार एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको वजह बताई ना कि पोप को तो देखे ऑर्थोडॉक्स नहीं मानते ना, और तो ये क्रिश्चियन तो नहीं मानते ना, उन कैलेंडर। तो जब पुतिन चर्च में जा रहे हैं खुद, तो आप जरा तस्वुर करें कि उस जमाने में हम कहते थे सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, मॉस्को में हैं, तो ये मजहब को नहीं एक था ना, लेकिन अब वो मजहब इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गया। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को वापस लेना जो है ये मजहबी फरीजा है, ठीक है, मजहबी होली वॉर है। अच्छा, ये इसका वो एंगल है जो रशिया में और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को बताया जा रहा है, और साथ ही जो दूसरे पेतराए हैं उनको बताया जा रहा है वो यूज पॉपेट है। अच्छा, वो जो है वो उनके पास अथॉरिटी है मुकम्मल तौर पे, और वो यूक्रेन को भी, ग्रीस को भी, बाकी जो इथोपिया इधर उधर वो जारी करते हैं। तो इसका एक ये पहलू भी है। दूसरी जो बात है, ये सीज फायर फिर खत्म हो गया, बल्कि सीज फायर हुआ ही नहीं क्रिसमस पे, बदकिस्मती के साथ।
और मैंने आपको ये बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस यूं है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की कि तमाम मशरिक वस्ता में बशमूल इसराइल, जी, बशमूल मिस्र, जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, यहाँ कैथोलिक्स नहीं है। ठीक है। तो जब भी आप बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, तो आप समझ लें कि आप ये इजिप्ट में, इधर दाएं बाएं पैलेस्टीनियन इलाकों में, उन इलाकों में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बात सही, करेंगे, आप सही। कैथोलिक्स की बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये इसलिए इसकी ये इंपॉर्टेंस है। बहुत शुक्रिया अच्छा, डॉक्टर साहब। और ये जंग जो है वो तेज से तेज से तेज तर होती जा रही है। टर्की ने आज ये कहा है प्रॉपर, क्योंकि टर्की दरमियान में मीडिएट कर रहा है, ये पूरा जो ब्लैक सी से जो गंदम निकल रही है तो टर्की की तरफ से आज कहा गया है कि आने वाले, उनके जो प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अनफॉर्चुनेटली मामला यूक्रेन की जंग जो है वो दुनिया में मजीद फैलने जा ठीक रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।